आ गया समझ में? अब तुम्हें ये समझ में आया कि ये ऐसे ऐसे क्यों बने, सिग्मा और पाई कहाँ से आ रहे हैं, ये तो समझ में आया ना? आ गया? ओवरलैपिंग से आ रहे हैं, आया? अब तो ये रटना नहीं पड़ेगा कि सिग्मा और पाई मैं कहाँ पे लिखूं कहाँ पे नहीं लिखूं। इसमें बस इतना ध्यान रखना, जितना भी एमो डायग्राम हमने बनाया है वहां पे हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको लिया है? जेड को लिया है। अगर हमें इसका एनर्जी ऑर्डर लिखने को आता है, मुझे 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ऑर्डर लिखने को आता है, तो तुम बताओ सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा? सबसे कम एनर्जी किसकी है इसमें? बेटा जो जितना नीचे उसकी एनर्जी सबसे कम। सिग्मा बेनस की एनर्जी सबसे कम और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की। दिख रही है तुम्हें ऊपर लिखा हुआ? तो पाई कहां से बोला? हम तो उल्टे खड़े होकर बोल रहे हैं, तब भी हमें पता है। समझो? तो अगर मुझे इसका एनर्जी ऑर्डर लिखना होगा बेटा, किसका? 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगी सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सही? उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद क्या आएगा बेटा? बताओ। उसके बाद क्या है बोलो? लिखे हुए हैं अभी भी नहीं दिख रहे हैं? पाई 2p x, और इसी के बराबर है, इक्वल एनर्जी है इन दोनों की। क्या है? इक्वल एनर्जी। साइन ऐसा आएगा पाई 2p y, समझे? उससे ज्यादा सिग्मा 2p z। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, समझे? उसके बाद सबसे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p। ये क्या है? एनर्जी ऑर्डर। आ गया समझ में? क्यों दीपा? आ गया? हाँ। अब जब हम नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे थे, नाइट्रोजन का हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा था, वो कितना आया था? 1s2 2s2 2p3 2p3 नाइट्रोजन के लिए ना, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। ये सब मिला के 7 आ रहा है ना, तो ये हो गया 7। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? दोनों की स्पिन्स कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। सेम स्पिन के 2 ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिटल में नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। किसके अनुसार? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अनुसार। क्या था पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? क्या था? कल भी 3 बार बोला, आज भी बोल रही हूँ, बताओ फिर से क्या था? एक ही किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। ये इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले क्या बन गया? हमारा 1s वाला बन गया। फिर हम 2s में भी 2 आ गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। 3p में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? किस नियम से भरे जाएंगे? गुंड से, अबाउ से, पाउली से, किससे भरे जाएंगे? सबसे पहले सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, फिर उसको रिपीट कर जाएगा। किसका नियम होगा? 1 2 3 यहाँ सही, 3 सेम इधर लिखो। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितने हो गए? 40। अब हम इसमें भरना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा? 1 2 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं ये वाले।
1 2 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हो तुम लोग, सही है। अब हम किस पे जाएंगे, इस वाले पे। तो पहले एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, देन इससे हायर एनर्जी पे जाएंगे हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, सही है। ये अगर हमारा, अब मैं बोलूँ तो ये क्या है, हमारा एमो डायग्राम ऑफ N2, सही है। अब हम इसी डायग्राम से क्या निकालते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बीओ का मतलब क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एबीओ का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से वाले, जिनकी एनर्जी ज्यादा है और जिनके ऊपर हमने स्टार लगा रखा है, वो हमारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग। और जिनको हमने सिंपल वे में लिख रखा है वो हमारे क्या है, जिनकी एनर्जी लो है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सही है। अब देखो, अब मैं बॉन्डिंग को पहले गिनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। माइनस, अब तुम देखो एंटी बॉन्डिंग है, 1 2 3 4 हुए, कितना हो गया, 6/2। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 3। तुम्हें वैसे भी पता है अगर नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही आया। इसका मतलब हमारा एमो डायग्राम सही है, समझ गए, आया ये समझ में। क्या नाम है बेटा, अंश, आया समझ में, आया नहीं आया, नहीं आया, कहाँ समस्या आई, पूरे में समस्या आई। तो अभी हम दूसरा वाला जो 14 से ऊपर वाला बना रहे हैं तब आ जाए। तुम बस इतना ध्यान रखो, जब 14 से नीचे वाला बनाते हैं तो सिमेट्रिकल नहीं होता ये वाला कॉर्डिनेट, नीचे वाला दोनों में सेम है, ठीक है, ऊपर वाला सेम नहीं है। अब मैं आगे बता रही हूँ, जब ऊपर वाला 14 से ज्यादा वाला तब अब ऐसे सिस्टम के लिए बनाएंगे जिसमें 40 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, सही है। क्या बना रहे हैं उसके लिए, एमओपी बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सही है। इसमें क्या, मैंने जैसे पहले बताया, मान लो मैं किसके लिए बना लेती हूँ, O2 के लिए बना लेती हूँ, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2 का मतलब, O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। क्या मैंने बताया था, जब 14 से ऊपर होता है तो वो हमारा कैसा डायग्राम बनता है, सिमेट्रिकल वाला बनता है। तो देखो, पहले तो हमें क्या लिखना होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होता है सबसे पहले। किसी का भी एमओटी बनाने को आएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6 कैसे होगा, 6 का मतलब हो गया वो तुम्हारा नियॉन, हो जाएगा ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 8 है, तुम गिना करो, बस ये जो लिख रहे हैं वो इसके बराबर होने चाहिए, समझे। तो तुम्हारा ये क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन आ गया। वो O2 की बात करें, नंबर ऑफ सिस्टम निकाल रहा है उससे, सही है। कॉन्फिगरेशन सिंगल एटम की लिखी जाती है, कभी भी पूरी मॉलिक्यूल की नहीं लिखी जाती। अब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की तुम्हें क्या लिखवा ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हम इसका एमओटी बनाएंगे, तो बेटा कैसे बनाएंगे ये देखना है हमें। पता है 16 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, मतलब कितना, 14 से ज्यादा वाला सिस्टम है। मैंने अभी तुम्हें बता दी कि कैसे हम सिग्मा और पाई लिख रहे हैं, सही है। अब मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पहले तो हमारा क्या आएगा बेटा, 1s आएगा, 1s आएगा। देन हमारा क्या आएगा, 2s आएगा। देन हमारा क्या आएगा, 3 आएंगे, किसके आएंगे ये 3, 2p के, सही है। सेम इधर आएगा, क्योंकि हम दो सिस्टम्स को मिला के, दो एटम्स को मिला के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दोनों एटम्स के क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस लिखे जाएंगे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी सेम है, मतलब जितनी ऊंचाई पे ये बना हुआ है उतनी ही ऊंचाई पे ये बना हुआ है। अगर हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बनाएंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा,
अगला उसी का कराऊंगी। उसमें क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी लो रखी जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उसकी एनर्जी कैसी रखी जाती है, लो रखी जाती है। और जिसकी क्या होती है, कम होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा रखी जाती है, जो हम अभी अगले वाले में देखेंगे। अब देखो एमओ के मैंने कल क्वेश्चंस भी भेजे थे तुम लोगों को ग्रुप पे, जिस किसी ने देखे हो। और एमओ डायग्राम तो तुमने देख लो, पिछले सब सालों के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए एमओ डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द थ्योरीज। रेस्पर से तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने को पूछेगा तो वो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, एक जो कल फॉर्मूला लिखवाया था उससे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा किसी भी मॉलिक्यूल जनरली। बट एमओ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुमने देखे कि किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए पूछ लेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर किस किस का सेम है ये पूछा था। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन से आ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा था, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था। किसी भी चैप्टर को जब पढ़ो, जब थ्योरी पढ़ो तो उसके क्वेश्चंस देख लो, जिससे कि तुम्हें ये पता हो कि मुझे किस टाइप से इस चैप्टर को पढ़ना है। हर चीज कंपटीशन के टाइम पे पढ़ने की नहीं होती। इफ यू वांट कि तुम्हारे नंबर्स अच्छे आए कंपटीशन में, तो तुम्हें क्या पढ़ना होगा, सेलेक्टेड पढ़ना होगा। स्मार्ट स्टडी करोगे तभी अच्छे से कवर कर पाओगे। सिलेबस बहुत होता है, टाइम बहुत कम होता है। अब इसमें क्या था, अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे फिर से 2s आ जाएगा बेटा सेम एनर्जी का, और यहाँ पे सेम एनर्जी का क्या आ जाएगा हमारे पास, 2p आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना, क्या बना रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। एक बन रहा है सिग्मा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। जब पॉजिटिव पॉजिटिव में हम ओवरलैपिंग करा रहे होते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पॉजिटिव निगेटिव में ओवरलैपिंग करा रहे होते हैं तो हमारा बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू नोड्स आ जाते हैं, वहां बनता है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। सही है। एस हमेशा ओवरलैपिंग कैसी करते हैं, एस कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग करते हैं ऑलवेज, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, सिग्मा 1s। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। मैं सही बता रही हूँ, आज पहली बार मैं भी इतने ध्यान से इस चीज को पढ़ रही हूँ। मुझे भी कभी किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि यहाँ सिग्मा क्यों आ रहा है, वहाँ पाई क्यों। ये मैं जब तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं कल भी कुछ चीजें ऐसे अपने आप पढ़ा रही थी, तब मुझे समझ आया। जैसे आज तक मुझे ये पता था कि हमें एक पाई बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा है, बट कभी अपना इतना दिमाग नहीं लगाया था उससे पहले पढ़ते टाइम कि ये पाई और सिग्मा आ क्यों रहा है। ये पढ़ाने का फायदा होता है। आज तक हमेशा टीचर ने लिखवाया एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, वो याद था, और वो शायद कभी गलत भी नहीं होगा क्योंकि वो याद था हमें। बट शायद कल पढ़ाने से पहले अगर कोई ये पूछता है इसके रीजंस दे दो एक बार, तो मुझे बहुत देर सोचना पड़ता था। बट जब पढ़ा रही थी तुम लोग को तो वो चीज फ्लो में अपने आप दिमाग में आती है, अच्छा हम ये वाली बॉन्डिंग कर रहे हैं इसलिए इसमें इतने पाई बन रहे हैं और इतने सिग्मा बन रहे हैं। तो मुझे नहीं पता तुम लोग केमिस्ट्री में नंबर कैसे लाओ, पर एटलीस्ट जब मेरे से पढ़ के जाओ तो जो बेसिक्स वाले जो छोटे छोटी चीजें जो हमने धक्के खाए हैं यहाँ तक, वो तुम लोग को ऐसा ना हो कि मैं अननोन हूँ इनफैक्ट। कि अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर पाई बॉन्डिंग हो रही है, अगर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है तो वो एक पाई बॉन्ड क्यों है, तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पी की कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, दैट्स वाई वहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है। समझ रहे हो। और जनरली वैसा मैं कहूँ तुमसे क्वेश्चन को पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज में पूछते हैं जब उससे तुम्हें सिर्फ फंसाना होगा। बैठा हुआ बंदा होगा और आराम से तुमसे पूछ लेगा डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई क्यों आ रहा है, बस इतना होता है। और ये सबको पता होती है कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है। फैक्ट भी सबको पता होगा कि क्यों हो रहा है, बट जब हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ चुके होते हैं तो सिर्फ हमें फैक्ट याद करके रह जाते हैं, हमें उसका रीजंस दिमाग में कहीं फेड अप होता जाता है। बट कल जब हम
ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में समझा रही थी, तो मुझे वो एकदम रिन्यू हुआ। मैं रात को जाके सोच रही थी कि जीवन में आज तक मैंने अपने दिमाग से खुद क्यों नहीं पूछा था कि ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आ क्यों है। इवन एमएससी हूँ, बहुत अच्छे जगह से रोज क्लासेस लेके प्रोफेसर ने बेचारे ने पढ़ाया है, सब काम किए, बट तब भी याद नहीं। और सेम एज गोल हमने भी ये सब याद करे थे कि हम सिग्मा क्यों लिख रहे हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्यों लिख रहे हैं। हमने कभी सच्ची में इतना दिमाग उस टाइम में नहीं लगाया था एज अ स्टूडेंट कि ये क्यों लिखना है। बस ये पता था ये लिखना है बिकॉज एमो डायग्राम को ऑर्डर ही है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे 5 साल, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इसको इस ऑर्डर में लिखना। बट यहाँ मैं तुम जो कोशिश कर रही हो वो फैक्टर्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हो कि अगर कल को, आजकल के बच्चे वैसे भी जागरूक पैदा हो रहे हैं, तुम लोग टीचर बन जाओ या तुम कभी प्रोफेसर बन जाओ, तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए। कोई सी जागरूक वाले ने तुमसे पूछ लिया ये ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो पता। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सेम ही है, एसएस की ऑर्बिटिंग क्या है, ओवरलैपिंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी सिर्फ सिग्मा आएगा। और यहाँ क्या आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आएगा। यहाँ पी वाले कैसे कैसी बॉन्डिंग करते हैं, पी वाले कैसी कैसी बॉन्डिंग कर रहे थे, एक पाई बॉन्डिंग कर रहा था, नहीं सॉरी 2 पाई बॉन्डिंग कर रहे थे और एक सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा था। जिसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दी जाती है वो कैसा कर रहा था, सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा था। बाकी दोनों परपेंडिकुलर हैं, वो कैसे कर रहे थे, पाई बॉन्डिंग। और एमओटी में हमने जनरली माना है कि जो हमारी जेड एक्सिस है वो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सही। तो इसमें देखो, इसमें पहले ये मैं कौन सा वाला बना रही हूँ, 14 से ज्यादा वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, इट मीन्स इसमें नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये वाला जो आएगा वो हमारा आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पाई 2px, पाई 2py। यहाँ पे इनके एंटी बॉन्डिंग्स आ जाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आ जाएगा। अब मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें ये समझ में आ गया सिग्मा और पाई इनके आगे हमने क्यों लिख लिया है, आया आगे बॉन्डिंग समझ में। अब देखो, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। 1s में कितने थे, 2, 2s में 2, 1 2 3 और 4, सही है। सेम इधर आएगा, अब इनमें फिलिंग तो कर सकते हो ना, इनमें फिलिंग तो कर लोगे ना, कैसे होगी करो, कॉपी पेन तुम लोग भी चला लो, अब समझाने का मौका खत्म। समझ में आगे लिखना, अब तो गड़बड़ नहीं होंगे, किसी का भी लिखवा लो, मतलब होमोएटॉमिक्स से तो किसी की लिखवा सकती हूँ ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे O2+ का लिखवाऊंगी, किसका, O2+, O2+ से मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बचा, वो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बचा।
तो उसका डायग्राम सेम बनेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एनर्जी ऑर्डर लिखने को बोलूंगी तो लिख लोगे ना अपने हिसाब से एमओ से आराम से, तो ठीक है आगे बढ़े। बेटा टाइम ज्यादा नहीं, फोटो पढ़ाई ज्यादा है क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करना है। जो मोबाइल लाए वो खींच लो, बाकी वरना एक दूसरे को शेयर कर लेना। जो बिना स्टाफ वाले होते पहले उन्हें लिखते हो, उनमें से जो स्टाफ वाले होते हैं 10, जो ये बिना स्टार वाले हैं तो 2, 4 और 6, 10 हो गए। और ये वाले तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, ये देखो 2, 4 और 2, 6। ये आपको ये ऐसा है जिसको ये वाली चीज समझ में नहीं आई अभी। देखो इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब 14 से ज्यादा वाले सिस्टम के लिए था, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका एक एटम लेंगे, उसको हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप में लिख लिया। सबसे पहले कि 1s कितना है, 2s और 2p है, यहाँ तक कि 3 सिस्टम हमारे पास है। एसएस जब ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा 1s नीचे आ जाता है, और एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनाता है, तो वो ऊपर आता है। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है। सेम इसमें हुआ, जब हम पी वाले पे आए तो पी 2 टाइप की बॉन्डिंग ओवरलैपिंग कर रहा था, एक पाई ओवरलैपिंग कर रहा था और एक क्या कर रहा था, सिग्मा ओवरलैपिंग कर रहा था। सिग्मा ओवरलैपिंग वो कर रहा था जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग था। मान लो मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z थी, तो वो PZ क्या कर रहा था, हमारा सिग्मा ओवरलैपिंग कर रहा था, तो हमने लिख दिया जो सिग्मा ओवरलैपिंग कर रहा है वो PZ कर रहा है। ये 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले सिस्टम के लिए, इसलिए ये दोनों सिमेट्रिकल वे में आ गए, सही है। उसके बाद यहाँ पे पाई 2p और 2p पाई आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं तुमने, उनको सिस्टमेटिक वे में सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, मुंड्स, पाउली एंड आबाहु को फॉलो करते हुए तुम यहाँ पे लगते हो। उसके बाद क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बारी आती है। इसमें तुमसे जो बेसिकली पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। उसमें क्या करोगे तुम, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो जितने बिना स्टार वाले होंगे उनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगे टोटल को, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले को घटा दोगे और उस सबको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग कहाँ पे थे, हाँ मैं तुम्हें, अब जैसे कि हमें ये CO का बना रखा है, मैंने किसका बना रखा है बेटा, CO, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो मैंने तुम्हें बताया जब हम हेटेरो एटम्स के लिए देख रहे होते तो जिसकी ऑक्सीजन की एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी देखो कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। इन्होंने इसमें 1s वाला नहीं लिया क्योंकि 1s वाले में बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों बराबर हो गए, तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, तो उसका क्या मतलब नहीं है, उसका बॉन्ड ऑर्डर में कोई मतलब नहीं है, ना भी लिखो वो तो कट गया तुम्हारा। बचता कहाँ से ना, 2s से लिख रखा है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे इन्होंने कार्बन की पहले लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की कितनी थी, 6 थी, 6 थी, 6 कितना आएगा, 1s2 2s2 और 2p2 2p2 ही तो आएगा ना। तो देखो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन भरे, 1s2 वाला इन्होंने गायब कर रखा है नीचे से, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने 2s में भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किस में भर दिए, 2p में भर दिए। सेम ऑक्सीजन का जब तुम लिखोगे कितना होता है, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, सही है। इन्होंने 1s वाले को यहाँ पे छोड़ दिया है, सीधे 2s वाले से लिखा है। 2s के कितने भर लिए इनने, ये 2 भर गए, ये 2 हटा रखे क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है और दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने यहाँ पे भर लिए। कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कितना बन रहा है सिस्टम,
कौन सा सिस्टम बन रहा है? कार्बन 6 प्लस 8 कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना ये। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अनसिमेट्रिकल वाला टाइप था, तो वही ये बना हुआ है। दिख रहा है सबको? देखा? इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर लिया, फिलिंग कर ली, जैसे हम पीछे वाले में कर रहे थे। सेम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। बट हमेशा याद रखना ये डायग्राम ऐसे बना हुआ ही होना चाहिए। अगर तुमसे CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हें बना के दिए, तो तुम्हें ये देखना है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इनके जब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो समान एनर्जी के क्या बना लेने चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेने चाहिए। ये सब चीजें तुम्हें उसमें देख के चेक करनी होंगी, तभी तुम बता सकते हो कि कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा डायग्राम गलत है। अब जैसे कि इसके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं बताती हूँ। मैं एक CO का डायग्राम बना रही हूँ, तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन दे रही हूँ, तुम मुझे ये बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत। ठीक है? बताओ इस समय इन दोनों में कोई भी एक भी सही बना हुआ है? दोनों में कोई भी सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है? दोनों गलत है ना, क्योंकि इसमें दोनों की एनर्जी क्या कर दी गई है, बराबर कर दी गई है। इसमें क्या करी है, इसमें कार्बन की एनर्जी कम कर दी गई है, जबकि हमें क्या करनी थी, ऑक्सीजन की एनर्जी कम करनी। तो ये समझ में आ गया। हेटेरोएटम वाले का भी सेम चीजें वही हैं, सब कुछ बनेगा, सब कुछ वैसा ही। सिर्फ क्या याद रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फिलिंग वैसे ही होगी जैसे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उसमें हो रही थी, 16 के लिए जैसे उसमें हो रही थी, कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ गया? क्या लिखना है एमओ के लिए, पहले जो 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स जो हमें दिए होंगे उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेंगे। उसके बाद हमें देख लेंगे कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो हम उस चीज का याद रखेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, नहीं है तो समान बन जाएगा। आ गया समझ में? बढ़े आगे? चलो, कॉपी दे दी गई, नोट्स दे दिए, उसमें से बेस्ट पर पढ़ लेना, और बेस्ट पर फिर किसी कल को पहले पढ़ा लेना। अभी हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें, शुरू। एक चीज और रह गई उसमें, डायपोल मूवमेंट रह गया उसमें। वैसे कॉपी में मैंने जो नोट्स बना के दिया मैं लिखा है, बट सीखो डायपोल मूवमेंट होता क्या है। डायपोल मूवमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिनमें क्या होता है बेटा, जो जिनसे मिलके बना हुआ उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जा रहा है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में कब आता है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। जैसे कि मेरा ए और बी है, क्या है, ए और बी है, ये बना क्या रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बट यहाँ पे तुम्हारी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, ए से। ठीक है?
हमारे जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इस बॉन्ड ने बॉन्डिंग शेयरिंग करके बनाई है, वो बिल्कुल बीच में ना रह के क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी थोड़ी सी उसकी तरफ को ट्रांसफर हो जाएगी। जब ये थोड़ा सा अपनी तरफ को खींच लेता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे क्या आ जाता है, हल्का सा पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी तरफ से खींच लेता है उस पे क्या आ जाता है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। होता बहुत कम है, ऐसा नहीं होता कि वो आयनिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, रहते क्या है, वो बॉन्डिंग में ही रहते हैं, बट अंतर कहाँ पे आ जाता है बेटा, उनकी पोलरिटी में अंतर आ जाता है। वो क्या हो जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा चार्ज आ रहा है। चार्ज मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। पोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स, चुंबक के पोल्स पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वही सेम चीज होती है। जिसपे चार्ज क्रिएट हो गया वो हमारे क्या हो जाते हैं, पोल्स हो गए। एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझे? अब देखो, मान लो मेरे पास वाटर है, एक तो है इसका फॉर्मूला जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू, मतलब इनसे जो चार्ज आएगा इनटू उन चार्जों के बीच की दूरी है, ये एक तो ये होता है। फिर इसकी यूनिट लिखी हुई है, वो मैंने थ्योरी में सब कुछ तुम्हें लिख के दे दिया है। अब तुम्हें निकालना सीखो कि तुम्हारे पास जो 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे और तुमसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा पोलर है, कौन सा पोलर नहीं, किसमें डायपोल मूवमेंट है, किसमें डायपोल मूवमेंट नहीं है, वो सीखो। अब जैसे कि मेरे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यही है। इसमें किसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन से। तो इसमें जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़े से किसकी तरफ चले गए, ऑक्सीजन की। इट मींस ये बॉन्ड हमारा कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि इस पे थोड़ा थोड़ा क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया, इसलिए क्या हो गया, पोलर बॉन्ड। अब देखो, जब हम क्या निकाल रहे होते हैं, डायपोल मूवमेंट निकाल रहे होते हैं, तो डायपोल मूवमेंट में तुमने वेक्टर्स पढ़ रखी है ना, वेक्टर फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना। हाँ, तो वेक्टर में हम लोग किस चीज से वेक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं, इस वाले निशान के वेक्टर को। किसी भी चीज के डायरेक्शन को अगर हमें शो करना होता है वेक्टर में, तो हम यही वाला करते हैं। अब हम इसमें किसका डायरेक्शन शो करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स के जाने का डायरेक्शन शो करते हैं। डायपोल मूवमेंट में हम मेनली क्या कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को गए हैं। अब हमें पता है यहाँ क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ को गया है, ऑक्सीजन। इस वाले से भी सेम जाएगा। और हमें ये पता है यहाँ पे 2 क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीजन पे बचे हुए लोन पेयर्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर यही तो बना था हमारे पास कि 2 लोन पेयर्स बचे थे, 2 बॉन्ड पेयर्स बने थे, बेंड शेप आ गई थी हमारी, यही था। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया था, sp3 आ गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्टेरिक नंबर Sn कितना आया, Sn क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, नोट्स आज वो जाके पढ़ना, एक एक थ्योरी, एक एक लाइन लिखी हुई है, सब कुछ समझ में आएगा जितना मैं यहाँ बोलूँ। जो नोट्स आज भेजे वो आज ही जाके पढ़ना, उसके लिए कल का या परसों का इंतजार नहीं करना। अब हमने स्टेरिक नंबर जब निकाला तो कितने थे, 2 हमारे क्या थे, बॉन्ड पेयर्स थे, प्लस 2 क्या थे बेटा हमारे लोन पेयर्स थे, टोटल 4 आ गया। मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिले होंगे तब हमारा क्या बन रहा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इतना आ गया हमारा, वो डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब लोन पेयर्स जब किसी पे होते हैं तो लोन पेयर्स पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानते हैं। तो इनमें क्या हुआ, इनका जो इन दोनों का, जैसे एक बॉन्ड, एक वेक्टर इधर है, एक बॉन्ड वेक्टर इधर, इसका जो फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो किधर को आएगी, दोनों जुड़ जाएंगे ना, और इधर को जाएगा।
आएगा ना, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ गए, ऊपर को जाएगा। सेम इसकी थी, एक इधर को जा रहा था, एक इधर को जा रहा था, ये दोनों भी यहाँ पे आए ना। क्या ये जीरो हो रहा है कहीं से भी डायपोल मोमेंट? नहीं हो रहा है ना। इट मीन्स ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट। क्या है? डायपोल मोमेंट प्रेजेंट। समझ में आया? नहीं आया? आया? चलो अब इसी का दूसरा ऐसा देखते हैं, तो नॉन पोलर देखते हैं जिसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। जैसे BF3 निकाल लो, सही? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर है इसमें? हाँ, एक लोन पेयर किसने बताया? क्लास से बाहर जाओ। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरॉन के? 3 होते हैं, और 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कहाँ से लोन पेयर आ गया? यार देखो ऐसे बदतमीजी करोगे तो सच्ची में नहीं पढ़ोगे, क्लास से बाहर जाओ। मतलब मैं पूरी कोशिश ये कर रही हूँ कि तुम्हें छोटी से छोटी चीज भी यहाँ बता के जाओ। हर चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये भी क्यों हो रहा है। तब भी अगर तुम ऐसे काम करोगे तो प्लीज मत बैठो। जो 4-5 को आ रहा होगा मैं उन्हें पढ़ा लूंगी। खुद तो संतुष्ट रहूंगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ये पढ़ रहे हैं। बोरॉन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कितनी होती है? 4 होती है। इसमें अब कितना बॉन्ड इधर को आ जाएगा तो ये पोलर हो जाएगी, इधर को जाएगा, इसमें इधर को जाएगा, और इसमें इसकी डायरेक्शन ही होगी, इसकी डायरेक्शन ही होगी। तो बेटा इसकी कंबाइंड डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर में, बीच में ना। ये डायरेक्शन ऊपर को है, ये डायरेक्शन नीचे को है, तो कैसी एंटी डायरेक्शन होगा ना। ये जोड़ेंगे या माइनस होंगे? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ म्यू कितना आ जाएगा बेटा? तो क्या ये पोलर मॉलिक्यूल होगा? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट होती है, लाइक परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर तुम्हारी जिसमें लोन पेयर्स नहीं है बेसिकली, वो सब कैसे हो जाएंगे तुम्हारे? समझे? अगर तुम्हें 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो मैं उनमें सिर्फ ये देखना है कि परफेक्ट ज्योमेट्री कौन बना रहा है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, या फिर तुम्हारा ट्राइगोनल पिरामिडल, लीनियर, सब कैसे होंगे हमारे? जिनमें लोन पेयर्स नहीं है, और जिनमें लोन पेयर्स हैं वो आ गया समझ में? डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है इसलिए बता दो। अब चलो आते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इनिशियल हमारी क्या होती है? वैसे केमिस्ट्री पढ़ने की शाखा है। अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी है तो हमें केमिस्ट्री की ABCD सीखनी पड़ेगी, दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू हुई? पीरियोडिक टेबल बहुत समय से खोजा जा रहा था कि हमें जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं या हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने आयरन को यूज करना अभी अभी सीखा है या फिर कॉपर को यूज करना अभी अभी सीखा है। ये सब तो हम पाषाण काल से यूज कर रहे हैं। कॉपर है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, ये सब चीजें थी उस टाइम, बट हमें बेसिकली इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं पता। क्या नहीं पता थी? इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्हें कैसे मिल रहे हैं, हमें इन सब चीजों के लिए नहीं पता। बस हम उन्हें यूज करते थे और हम उनसे अडॉप्ट कर लेते थे। कि मान लो अगर कोई डाई यूज करी हुई, वो कलर दे रही है, उस टाइम हमें नहीं पता थी वो डाई है, हमें सिर्फ क्या पता था बेसिकली हम अगर इस चीज को यूज करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे मान लो हमारे कॉपर से जब हमने क्या बनाया था, कॉपर यूज किया, तो हमें पता चला एक ऐसी मेटल है जिससे हम बर्तन बना सकते हैं या फिर हम तार बना सकते हैं, ये डक्टाइल नेचर की है, सॉलिड है या कैसे। तो धीरे धीरे जब इन सब चीजों को हमने पढ़ना शुरू किया और बहुत सारे एलिमेंट्स में मिलने लगे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें उनको क्रम से पढ़ने के लिए इतनी सारी, अगर मैं एक किसी भी बिना ऑर्डर के रैंडमली तुम्हें 1000 चीजें याद करने को दे दूं तो क्या तुम उन्हें याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं उन्हें पार्ट्स में बांट दूं कि ये 20 चीजें एक जैसी है बेटा, ये 5 चीजें एक जैसी है या
500 चीजें एक जैसी है तो तुम शायद उन्हें याद कर लो, इनकी प्रॉपर्टीज को याद कर लो, क्योंकि वहां तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें 500 चीजों के लिए सिर्फ 5 चीजें याद करनी है। बट अगर मैंने इन्हें किसमें नहीं बांटा, इन्हें अलग अलग भागों में नहीं बांटा है और मैंने रैंडमली तुम्हें दे दी है कुछ भी उठा के कि बस ये 1000 चीजें हैं और मुझे कल ये याद करी हुई चाहिए, इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो पहली की प्रॉपर्टी होगी वो भले 10वीं की भी प्रॉपर्टी हो, सही है, एक ही प्रॉपर्टी तुमने 100 बार पढ़ी हो 100 एलिमेंट्स की, मगर तुम्हें वो याद नहीं रहेगी, तुम उसे अच्छे से कल को आके एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। बट अगर मैं तुम्हें एक जगह पे इन्हें लगा के दे दूं कि ये 10 है और 10 के लिए 5 लाइनें तुम्हें याद करनी है, ठीक है, तो तुम ये बहुत क्रम से याद कराओगे मुझे, और मैं कल को इन 10 में से किसी का भी नाम ले लूंगी तो वो 5 चीजें मुझे बता। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। जब हमारे पास धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे, चीजें बढ़ने लगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ने लगी, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, ऐसी टेबल है जहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स को रखा गया है और ऐसे क्रम में रखा गया है कि धीरे धीरे आकर उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो बेटा, रिपीट हो। ऐसे क्रम में रखा गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, रिपीट हो। एक प्रॉपर्टी वाली चीजों को हमने एक जगह रखने की कोशिश करी, उससे जो हमारी एक टेबल टाइप की बन गई उसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है क्रमांतर, क्रमागत कि क्रमागत मतलब मैं मान लो आज यहाँ से 5 स्टेप इधर को जाऊंगी और 5 स्टेप इधर को आऊंगी तो मैं अपनी पोजीशन पे वहीं पे आ जाऊंगी जहाँ मैं पहले थी। ऐसे ही सेम किसमें है, पीरियोडिक टेबल में, कि एक टाइम के बाद अगर मैं 10 कदम चलने के बाद फिर वापस आऊंगी तो मैं सही उसी जगह पे आ जाऊंगी जो मेरी पहली जगह, उसको हमने क्या बोल दिया, पीरियोडिक टेबल बोल दिया। अब देखो सबसे पहले हमें 1800 जब स्टार्टिंग हुई थी 1800 में तो हमारे पास 31 एलिमेंट थे, उसके बाद हमारे पास 63 एलिमेंट हुए और आज नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बनाया नहीं, मैनमेड नहीं है, नेचुरली हमें मिले वो शायद अप्रोक्सीमेटली 94 to 100 के बीच में, और टोटल इस वाली पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। उसके बाद सबसे पहला एक लॉ था, लिखो हिंदी वाले लिख लो, त्रियक का नियम, त्रियक नियम, या फिर लॉ। देखो भाई बेटा थ्योरी है तो इसलिए बोर मत हो, लिखते जाओ अपना, जल्दी जल्दी कॉपी पेन चलाओ। देखो 1829 में दिया था, ये किसने दिया था, गोवेनार्ड ने। लिखो 1829 में किसने दिया, क्या है, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने ऐसे 3-3 के कुछ क्या बताया, जोड़े बनाए। इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के जोड़े बनाए, जिसमें इन्होंने बोला कि बीच वाला जो एलिमेंट है, 3 जोड़े जो बनाए उसमें जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है, वो दोनों के, जो उसके ऊपर वाला है और जो उसके नीचे वाला है, उनके योग के आधे के बराबर। क्या था, उनके योग के आधे के बराबर। यही नियम क्या था हमारा, त्रियक का नियम था। कौन कौन से थे त्रियक, 3 त्रियक दिए थे उन्होंने। कौन कौन से दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सही है। दूसरा क्या था, कैल्शियम,
सोडियम एंड तीसरा कैल्शियम, बोरॉन एंड आयोडीन, सॉरी क्लोरीन, बोरॉन एंड आयोडीन। लिखो इसमें इन्होंने बताया जो एटॉमिक वेट है इसका कितना था, इसका 7 था और इसका 39 था, तो इसका आया 23। इन्होंने इन दोनों को जोड़ा और इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, तो तीसरे वाले का क्या आ रहा था, एटॉमिक वेट आ रहा। बट ये सब एलिमेंट्स के लिए नहीं आ रहा, ये खारिज क्यों हुआ, ऐसा सब एलिमेंट्स के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ इन 3 ट्रिएक्स के लिए आ रहा। सिर्फ ये 3 ही ऐसे ट्राइएड्स बने जिनके लिए ही आया। अब इसको थ्योरी में लिखो, कॉपी में मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच each of the triads had हिंदी में बोल had an atomic weight about half weight अभी बोलूंगी बेटा half weight between the atomic weight of other two। लिखो फिर से बोलो middle element of each of the triads had an atomic weight about half weight मतलब आधा about half weight between the atomic weight of other two elements। त्रियक में बीच वाले एलिमेंट का अणुभार बाकी दो एलिमेंट के अणुभार का आधा होता है। जैसे इसे जोड़ो 7 और इसे 39 को जोड़ो कितना आ रहा है 46 को हाफ करोगे कितना आएगा 23 आएगा। सही है। सेम इनकी क्या आई, इन्होंने देखा इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब चेक किया तो वो भी सेम आ रही है। सेम इस वाले की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, सेम इस वाले की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, मगर तो सिर्फ आ रही थी 3 के लिए। इसके अलावा और एलिमेंट पे ये क्या नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया, इसलिए इसको क्या किया हटा दिया गया। इसके बाद दूसरा लॉ होता है, लिखो लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव ये दिया था 1864 में। न्यूलैंड ने लिया था, न्यूलैंड। हाँ लिखो he arranged the element in the increasing order of atomic weight
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अष्टक का नियम क्यों बोला गया इसे, ऑक्टेव रूल को, ये और इसको सारे गामा पा भी शायद रूल बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम वाली किताबों में लिखा होगा कि जैसे कि हर 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर सेम आता है, वैसे ही 8 अगर एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल के बढ़ते क्रम में मैंने लिखे, एटॉमिक वेट के सॉरी, तो उसका क्या होगा, जो 8वां एलिमेंट आएगा 7 के बाद वो इस पहले वाले के सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज को करेगा। बट ये वाला जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ कितने तक के लिए काम किया, कैल्शियम तक के लिए काम किया, एटॉमिक नंबर 40 तक के लिए काम किया। लिखो दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर अप टू कैल्शियम। एटॉमिक वेट है बेटा, एटॉमिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम इसके किसके क्रम में लिख रहे थे अभी तक तो जब तक हम लोग इस पे न्यू पीरियोडिक टेबल पे नहीं आएंगे तब तक हमने किसी भी लॉ में एटॉमिक नंबर की बात ही नहीं करी है। हमने सिर्फ किसकी बात करी है, एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट लिखो बेटा, इसका 7 9 11 दिन 12 14 16 एंड 19 23 24 लिख रहे हो ना सब लोग? नोट्स में भेज पाऊंगी, इसके में लिख लो कितना लिख रही होगी, इसके नोट्स लेट पहुंचेंगे सब लोग। अभी तक इन्होंने क्या देखा कि जैसे कि मेरा यहाँ पे आया लिथियम, सही है, लिथियम के बाद 6 और एटम्स आए, उसके बाद में सोडियम पे आई, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा ये तो सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स थे, तो क्या कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे। मगर ये वाली भी क्यों कैंसिल हो, क्योंकि इसने सिर्फ 40 तक के जो एटॉमिक वेट थे उन्हीं के लिए बात करी, उससे आगे के लिए बात नहीं कर पाए, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। हटा दूं ये, अगला हेडिंग डालना, अभी रुक जाओ, मैं हाँ हेडिंग डाल दूं, दिखा दूंगी फिर से, जब तक इसे बोलूंगी तब तक नहीं मैंगनीज पीरियोडिक
periodic table. ये हेडिंग डालो और इस पे लिख लो, मैं बोलती हूँ कैम्पमेंटली में क्या क्या बोला था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो कर्व है ना, लोथरमैन ने तो बनाया है, उसी में जो है साथ में ही तो बनाया था इन्होंने। कौन से करके हाँ, तो वो कर्व जो है उसको तो लिखा जाएगा ना। लिखो इन 1869 Lothar-Meyer had developed a table of elements. Lothar-Meyer had developed a table of elements. Lothar-Meyer क्या Lothar-Meyer मैं बोल दी थी एलिमेंट्स पहले ये लिख लो इंग्लिश में। Lothar-Meyer developed a table of elements that closely resemble the modern periodic table. में लोथर-मेयर ने एक एलिमेंट्स की टेबल बनाई जो बहुत हद तक आधुनिक पीरियोडिक टेबल को रिजेंबल कर रही थी, के समान थी। क्या 1869 में लोथर-मेयर एक टेबल बनाई एलिमेंट्स की जो बहुत हद तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के समान थी। तुम लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखने का बहुत टाइम जा रहा है, समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश सब कुछ हिंदी में समझा रही हो, बोल रहे हो, तब भी ये काम कर रहे हो। लिखो बेटा इंग्लिश वाले। ही प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज He plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point. He plotted the physical properties atomic volume, melting point and boiling point. Against the atomic weight and shock periodic pattern.
टेबल बनाई, सही है। उसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी, इन्होंने जो एलिमेंट्स मिले हमें उनको क्या किया, एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में उनका क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, या मेरा क्या आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इन सब चीज़ को जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि जिस हिसाब से उन्होंने टेबल बनाई, सही, वो क्या कर रहे थे, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। एक निश्चित दूरी के बाद सेम प्रॉपर्टी क्या हो जा रही थी, वापस हो जा रही थी। यही क्या कहलाया, हमारा पीरियोडिक पैटर्न्स कहलाया। मतलब पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, लगातार क्रम से बार बार सेम पीरियोडिक रिपीट हो रही। तो उन सब एलिमेंट्स को जो सेम सेम आ रहे थे उनको उन्होंने एक जगह लिख के क्या करा, टेबल बना ली, जो काफी हद तक रिजेंबल किससे कर रही थी, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। वो कहीं ना कहीं जो इनने मेंडलीफ ने और लोथर मैन ने मिलकर इस टाइम में सेम ही टाइम में ये दोनों काम कर रहे थे। सेम टाइम में मेंडलीफ ने भी इंडिविजुअली क्या प्रपोज किया कि जो क्या कहना चाहिए, एलिमेंट्स हैं जो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। मतलब प्रॉपर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का। मतलब अगर मैं क्रम में लगाऊंगी एटॉमिक वेट के, किसके, एटॉमिक वेट के क्रम में लगाऊंगी, तो एक समय के बाद क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम आएगी। तो लाइन लिखो, मेंडलीफ इंडिपेंडेंटली प्रपोज, मेंडलीफ independently proposed, कॉमा लगाओ, डबल वाला कॉमा लगाओ, the properties of the elements, the properties of the elements are the properties of the elements are the periodic function of their atomic weight, atomic क्या था, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके किसका कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का। मतलब एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि एटॉमिक वेट के जब बढ़ते क्रम में हम लोग देख रहे होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो उनको हमने क्या करा, एक टेबल में लिख लिया। ये सब चीजें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी मेंडलीफ की पूरी टेबल बनाए। तुम लोग एनसीईआरटी में एक बार खोल के देख लेना। इन्होंने तो दो स्पेस छोड़े थे, क्या छोड़े थे, दो स्पेस छोड़े थे। एक एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ा था और एक किसके नीचे स्पेस छोड़ा था इन्होंने, सिलिकॉन के नीचे। जो एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा था उसमें क्या बोल रहे थे, इसे उस वर्ड को क्या बोला था, इसके नाम तुमसे पूछा सकते, इसलिए लिखो एका अल्मोनियम, एका एल्यूमिनियम। ये क्या आया बाद में हमारा, कौन सा एलिमेंट आया, इन्होंने जो वेट छोड़ा यहाँ पे, तो बेटा ये मेरा कौन सा एलिमेंट बना था, एल्युमिनियम के बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो वहां पे इन्होंने जो जगह सटीकली छोड़ी थी वहां पे हमारे पास क्या आता है, गैलीलियम आता है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे होते, Ga से। क्या आया, गैलीलियम। अगर तुमसे पूछे एल्युमिनियम के बाद जो जगह छोड़ी थी उसको क्या बोल रहे थे, एका अल्मोनियम। इसे क्या बोल रहे थे, एका ये क्या आया था हमारा, जी, इसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए जर्मेनियम का ओल्ड पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नाम क्या था, एल्गा सिल्वर। और अगर गैलीलियम का पूछा जाए वो, ये याद करें, ठीक है।
अब देखो इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इसको फेल क्यों हुई, हमें अगली क्यों आनी पड़ी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये लोग जब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम लोग रख रहे थे, किसको रख रहे थे, पीरियोडिक टेबल को किसके अकॉर्डिंग रख रहे थे, एटॉमिक वेट के लिए। तो मैंने तुम्हें बताया था आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या होता है बेटा, आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या होता है, वो क्या होता है ऊपर वाला, एटॉमिक भार है, एटॉमिक वेट होता है। तो अगर आइसोटॉप्स जो है जैसे 1H1, 2H1, 3H1, 3 आइसोटॉप्स मुझे हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, सही। तो क्या मैं अगर मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल रखूंगी जिसमें हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में लगा रहे थे, तो क्या तीनों को एक जगह पे रख पाऊंगी, बताओ कैसे भी क्रम में रखेंगे, बढ़ते घटते क्रम में रखेंगे, तो क्या इन तीनों को मैं एक स्पेस में रख पाऊंगी एक ही जगह पे, नहीं रख पाएंगे ना। तो यही इसका ड्रॉबैक कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमने आइसोटॉप्स को एक ही जगह पे क्यों रखा, जबकि इनके एटॉमिक वेट्स क्या है, डिफरेंट। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इन्हें हम अलग अलग जगह पे लगाना चाहिए, एक ही जगह पे इनको नहीं रख सकते। मगर ये जो जितनी भी ड्रॉबैक्स थी वो सब कहाँ खत्म हुई आगे हमारी, जब हम लोग किस पे आ गए बेटा, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस पे आ गए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, डालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोज़ले ने दी थी, किसने दी थी, हेनरी मोज़ले। लिखो कब दी थी, कब दी थी, 1913 में। लिखो 1913 हेनरी मोज़ले gives the periodic table 13। सब लोग लिखो, हेनरी मोज़ले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। अब आई आवाज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें एक इक्वेशन दी थी, किस किस में रिलेशनशिप देगा, फ्रीक्वेंसी में म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कराया और लीनियर कॉम्बिनेशन से तुम्हें क्या दिया, एक इक्वेशन दी। जो इक्वेशन हमारी क्या थी, अभी आगे लिख देंगे, वो बहुत लाइट दिख रहा होगा। किसकी फॉर्म में थी, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक ऑर्बिटल में एक संबंध बताया। क्या बताया, एटॉमिक नंबर में और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने डाली किसी भी एलिमेंट पे और जो एटॉमिक नंबर था उस पर एक रिलेशनशिप दिया। इसमें ए और बी हमारे कांस्टेंट थे जो हर एटम के लिए क्या थे, सेम थे। जेड क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर था
और म्यू क्या था, जो फ्रीक्वेंसी डाली जा रही है। इन्होंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किया जब पूरा सारा वो निकालनी थी, तो इन्होंने बताया कि जब हम इसमें रखेंगे डिफरेंट, इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास मुझे वो फ्रीक्वेंसी पता हो किसी भी एलिमेंट में मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी डाल रही हूँ, ठीक है, तो मैं उससे उसका एटॉमिक नंबर निकाल पा रही हूँ। क्या निकाल पा रही थी? इस वाले फॉर्मूला से। अब सिर्फ इस वाली को इसको लिख लो। और इसकी एक चीज और थी, तो इन्होंने ग्राफ बनाया था जो तुम्हारी उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें म्यू और जेड, अंडर रूट म्यू और जेड के रेस्पेक्ट में ये आया था तुम्हारा लीनियर ग्राफ। कैसा आया था? या ग्राफ कैसा आया था? लीनियर आया था, क्योंकि वो जो इक्वेशन आई है कहीं ना कहीं जब हम उसे सॉल्व करेंगे वो किसकी इक्वेशन आएगी? लाइन की इक्वेशन आएगी। y बराबर mx प्लस सी mx माइनस से। इन चीजों पे मत जाओ, अपने लोगों को ये याद करें, ठीक है? इतना दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा आया, उसकी एक क्वेश्चन आई, वो तुम्हें याद करनी, वो लिख लेना, सही है? मैं उसके नोट्स बना के तुम्हें दूंगी। अब लिखो इसमें, देखो जब हमने किसकी बात करी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने हमें क्या बताया, इसमें दिख रही है तुम सबको पीछे तक आराम से, ठीक है? इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया, इसको कैसे बनाया? बढ़ते हुए क्रम में बनाया। किसके? परमाणु क्रमांक। अब तक जिसने किसी ने भी जितनी भी बातें करी थी वो किसके बारे में करी थी? परमाणु भार के बारे में बात करी थी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट आए और जिनकी पीरियोडिक टेबल हम आज तक पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने किसकी बात करी? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की बात क्यों की गई और एटॉमिक वेट की बात क्यों उठाई गई? एक तो एटॉमिक वेट वाले में प्रॉब्लम क्या थी? आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम। दूसरी बात, हम जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चेंज करेंगे, क्या चीज बदलेगी? अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन निकालती जाऊंगी तो क्या बदलेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे डिपेंड करे, मुझे पता, परमाणु और होता क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझे? अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक भार चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसीलिए तुमसे पूछा था कि तुम लोगों का दिमाग कहाँ है। एटॉमिक वेट निकालते कैसे हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो निकाल रहे हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन चेंज कर रही हूँ तो एटॉमिक वेट कहाँ से चेंज होगा? नहीं होगा ना। टेबल डालो, उसके बाद लिखो दी थी मोज़ेले ने दी थी। कब दी थी? 1913 में। 1913 में मोज़ेले ने दी थी। उसके बाद वो वाली इक्वेशन लिखो, अंडर रूट बी अंडर रूट म्यू इक्वल टू, हाँ वही बोल रहे हो, अंडर रूट म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। म्यू क्या है? जो हम फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड जेड आर एटॉमिक नंबर।
जब हमने इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचा तो वो कैसा आया बेटा, म्यू एंड जेड के बीच में ग्राफ खींचा तो ये आया हमारा लीनियर, मतलब लाइन आई। क्योंकि ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, किसकी इक्वेशन बन रही है बेटा, y बराबर mx माइनस सी बन रहा है ना। ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन। तो फिजिक्स में पढ़ी होगी ना ये, तो ग्राफ नहीं पढ़े फिजिक्स में सर ने, कैसे नहीं पढ़े, तुम नहीं पढ़ रहे हो उसको मतलब जरूरी ना वो पढ़ा भी है। मुझे तो कल को कोई पूछेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तुमने पढ़ा, नहीं मैम ने तो बताया ही नहीं था यही होता है। क्योंकि मैम को ये भी बताना पड़ेगा कि बेटा पहले एलिमेंट का तो एक ही एटॉमिक नंबर होगा। पहले मैंने कल बोला था 30 तक एटॉमिक नंबर सबको याद होना चाहिए। कितने लोग पढ़ के आए हो, याद है नहीं है अलग चीज है, पढ़ के कितने लोग आए। तो ईमानदारी से 2-4 तो याद रह ही गए होंगे ना। अगर 30 पढ़ के आए हो 2-4 तो याद होंगे। पूछूं, पोटेशियम का बता दो उधर बिना देखे, सही है। और स्कैंडियम 21, क्रोमियम 24, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सही। चलो पढ़ के आ गए, इतना लिख लिया। अब लिखो, लाइन लिखो, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट is the periodic function of their atomic numbers. वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जो वर्टिकल लाइंस है, मतलब ऐसी वाली लाइंस है, वो हमारी क्या है, ग्रुप। और जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है दैट इज कॉल्ड पीरियड। जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो क्या है बेटा, पीरियड है। जो अप टू डाउन जा रहा है वो क्या है तुम्हारा, ग्रुप है। प्रॉपर्टीज किसकी सेम होती हैं, प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेम होती है, पीरियड्स की सेम होती हैं। पीरियड्स की कैसे सेम भाई, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम ब्लॉक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, सही है। ब्लॉक्स को हमने किसमें बांटा, ग्रुप्स में बांटा। किसमें बांटा, ग्रुप। मान लो मैं एस ब्लॉक पढ़ रही हूँ, एस ब्लॉक में पहला S1 वाला हो जाएगा, दूसरा S2 वाला, 2 ग्रुप्स बढ़ गए मेरे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसकी सेम होंगी बेटा, अगर मैं स्टडी ग्रुप की करती हूँ दैट मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन से शो करेगा, ग्रुप शो करेगा। क्या करेगा, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम होती है। बट सेम पीरियड के सेम नहीं होंगी, क्योंकि एक पीरियड का मतलब बेटा क्या हुआ, एक पीरियड का मतलब ये हुआ मैं किससे चली, कहाँ से शुरू हुआ, मेरा एस ब्लॉक से शुरू हुआ और मैं पी ब्लॉक तक पहुंच गई।
तो क्या S ब्लॉक के एलिमेंट्स की और P ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी? नहीं होंगी ना। सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी? जिनका, क्योंकि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग, व्हाटएवर इट इज, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको एक जगह पे रखा हुआ जाता है। जैसे कि जिसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाते हैं उनको हम कौन से ग्रुप में रखते हैं बेटा? s ब्लॉक में रखते हैं। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा होता है उनको हमने कौन से ग्रुप में, ब्लॉक में रखा? s ब्लॉक में रखा। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा था उनको हमने कहाँ पे रखा? p ब्लॉक में रखा। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब सेल में जा रहा था उनको हमने कहाँ रखा? d ब्लॉक में रखा। और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f सब सेल में जा रहा था दैट इज कॉल्ड f ब्लॉक। अब सुनो, जब मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ तो ये क्या थे मेरे? 1 2 3 4 5 6 7। किसकी बात करी मैंने यहाँ पे? पीरियड्स की बात करी। कितने पीरियड्स हैं? 7। हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। सब में ऐसा नहीं है कि सब में 8 ही है, सब में 18 ही है, सब में 2 ही है। सब में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होने का कारण क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होने का कारण क्या है इसमें? बताओ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, पहले पीरियड की बात कर रही हूँ, तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है मेरे पास। तो क्या इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? ओनली s सब सेल है ना मेरे पास, सब सेल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनी तो हुआ एक। s के पास सिर्फ एक होता है। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते? 2 बढ़ते। इसलिए हमारे पहले पीरियड में कितने एटम्स हैं? सिर्फ 2 एटम्स। आया समझ में? अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये कौन सा है मेरा? सेकेंड पीरियड। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने दिख रहे हैं बेटा? कितने एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं। अब 8 क्यों हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे तो मेरे पास 2p तक आएगा। कितने तक आएगा? 2s तक आ रहा है, सही है। बट जैसे ही मैं इस पीरियड में इस वाले पे जाऊंगी, यहाँ से मेरे पास एक p सब सेल एंटर कर गया। क्या कर गया? p सब सेल एंटर कर गया। एक s हो गया मेरे पास, फिर एक 2s हो गया मेरे पास, और मेरे पास क्या हो गया? p। इन दोनों को मिला के मैंने सिर्फ s लिखा, सही है। इसको मैंने p लिखा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम गोज फॉर थर्ड, सही है। जैसे ही मैं इस पे आ जाती हूँ, इस पे आ जाती हूँ, तीसरे वाले पे आ जाती हूँ। देखो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये इसी से ही आ रहा है। आया लास्ट में? यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या था? 1s था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 एटम्स आ सकते। दूसरे में कितने आ सकते थे? 8 आ सकते हैं, 8 आ गए। तीसरे में भी सेम। चौथे में जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी वाले ब्लॉक का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? NS2 and D 1 to 10।
मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूंगी तो वो याद, या तो ये 1 होगा या 2 होगा, और या तो ये 1 to 10 कुछ भी है। जब मैं क्या लिखूंगी डी ब्लॉक के, क्या लिखूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस हिसाब से मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने बढ़ सकते हो इसमें, इसमें, इसमें कितना हो गया टोटल, 2, 6, 10 बराबर 18 आ गया समझ में कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब तुमसे किसी भी पीरियड में पूछेगा, बता दोगे जल्दी से आराम से। अच्छा एक चीज बताओ इसमें मुझे, जो तुम्हारा 6 वाला आता है 5th वाले में सेम गोज टू 4 आ जाता है, जैसे मेरा 4 वाला आ रहा है। जैसे कि ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, ये तीसरा पीरियड हो गया, चौथा 5वां सेम आ गया। जब मैं बात करती हूँ छठे वाले पीरियड की, छठे वाले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे तुम्हें याद है बेटा, क्यों आएंगे ये बताओ। याद है तो सबको याद है, मैं तुम्हें अभी रीजन ये बताना चाह रही हूँ क्यों आएंगे। वो क्यों का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि जो लेंथेनियम और एक्टेनियम होता है, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन ये और 14 इलेक्ट्रॉन ये, 14 एलिमेंट सॉरी इलेक्ट्रॉन छुपे हुए होते हैं। ये जो इनका अगर तुमसे 4f वालों का पूछा जाएगा कि 4f का ग्रुप और पीरियड बताओ, तो इनका पीरियड बेटा कौन सा आएगा, बताओ कौन सा पीरियड आएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड कौन सा है, 6 पीरियड है। और ग्रुप कौन सा है, वैसे से 3rd बी बोलते हैं, सही है। ये क्या है 3rd बी, तो क्या है ग्रुप कौन सा आएगा बेटा 3rd बी, और पीरियड कौन सा आएगा 6। अगर मैं 5f का पूछूं, मतलब एक्टेनाइट्स को पूछूं, एक्टेनाइट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, पीरियड कौन सा है बेटा 7, और ग्रुप हमारा सेम, समझे आया समझ में। इसीलिए इसमें ये 32 जो हो रहे हैं वो ये 14 जोड़ने के बाद 18 में अगर 14 जोड़ोगे कितना होगा 32, समझे। क्योंकि ये 14 वाले जो होते हैं जिनको हमने डिफरेंट रख दिया है, डिफरेंट इसलिए रख दिया है कि इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये इनमें से किसी की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे हैं। इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही थी, अलग अलग केमिकल और फिजिकल रिएक्शन आ रही थी, इनमें कुछ रेडियो एक्टिव है, कुछ मेन मेड है, तो इसलिए इनको हमने एकदम से अलग रख दिया। बट ये पूरा ग्रुप कहाँ पे है, ये पूरा ग्रुप 3rd बी में ही जुड़े हुए हैं दोनों। और अगर तुमसे पूछा जाए लैंथेनियम इज एक्टिनाइड, हाँ लैंथेनियम इज एक्टिनाइड और नॉट एक्टिनाइड, सॉरी लैंथेनियम इज लैंथेनाइड और नॉट लैंथेनाइड। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और लैंथेनियम को हम लैंथेनाइट्स में नहीं करते, जोड़ते नहीं। लैंथेनाइट्स और ओनली सीजियम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब तुम्हारा कितना आ गया 57 to 71 हमारे लैंथेनाइट्स, सिर्फ 57 से 71। 56 इज लैंथेनियम, वो हमारा क्या नहीं है लैंथेनाइट नहीं है। जबकि हम उसको लैंथेनाइट सीरीज को याद किससे करते हैं, लैंथेनियम से याद करते हैं। नाम भी उसका लैंथेनियम में ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो इसके अंदर छुपा हुआ है, जिससे कि तुम्हें उसका ग्रुप पीरियड सब चीजें याद हो रही है। एस ब्लॉक कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं एस ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं, क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट।
जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f सब सेल में एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट। और जिनका d में एंटर करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, d ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब देखिए ये एंटर कैसे होगा, जैसे तुम्हें ध्यान होगा 3d 10 4s 2, तुम्हारे हिसाब से तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भर रहा है, काय में भर रहा है तुम्हारे हिसाब से, एस में भर रहा है ना सबके हिसाब से। आप बाहु वाला प्रिंसिपल याद है तुम्हें किसी को, कैसे बनाया जाता है? देन वापस से इलेक्ट्रॉन एस में गया, देन वापस से इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, देन फिर से पी के बाद क्या आया, क्या 3s आया ना, 3s के बाद कहाँ जाएगा, वापस जाएगा, फिर 3p में, फिर 4f में, देन वापस जाएगा तब 3d में जाता है। इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d में ही जा रहा है बेटा, f में नहीं, s में नहीं जा रहा, समझे? इसीलिए उन सबको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, समझे? और बाकी डी के बाद कहाँ आएगा, 4p में आएगा, देन फिर वापस जाएगा, फिर इसमें आएगा, यहाँ 5 सॉरी यहाँ से पहले आएगा 5s में, सही है, फिर वापस जाएगा तब 4d में आएगा, तब यहाँ 5 में जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता है आप प्रिंसिपल, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ता हुआ एनर्जी ऑर्डर क्या होगा भरने का। आया समझ में कि कैसे भरा जा रहा है और क्यों इलेक्ट्रॉन, जबकि हम लिख रहे, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, एस का ज्यादा है। अगर तुम्हें सिर्फ ये लिखा हुआ दिया जाए तो तुम इसमें बता सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें करी तुमने, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी में क्यों करी, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो बेटा हमने इसमें करी ना 4f में। अब तो समझ में आया कि पहले क्यों करी, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब लिखो जो s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा उन्हें हम दो पार्ट्स में बांटते होते हैं। एक हमारा जो पहला 1s वाला है, जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं तुम्हारे, इनको हमने क्या बोला है, एल्काइली मेटल्स। ये क्या है, एल्काइली मेटल्स। एल्काइली का मतलब होता है बेसिक कैरेक्टर, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एल्काइली मेटल्स। क्षारीय धातु, सही। उसके बाद इसको बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्काइली अर्थ मेटल। इसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसे बोलते हैं कार्बन फैमिली, और इसको बोलते हैं पिंकोजन है या पिकोजन ना, और ऑक्सीजन को कल्कोजन, और क्लोरीन वाली को हेलोजन, और लास्ट में तो क्या आ जाती है हमारी इनर्ट गैस। तो आज तुम्हारा होमवर्क इतना है, ये टेबल कहीं से याद करके आओ, किसी लैंग्वेज में याद करके आओ, बट ये टेबल याद करके आओ। मुझे एस ब्लॉक एलिमेंट सारे याद चाहिए तुम्हें, पी ब्लॉक एलिमेंट मुझे पूरे फैमिली वाइज सारे याद चाहिए तुम्हें, कि बोरॉन फैमिली इज दे, कार्बन फैमिली इज दे, नाइट्रोजन ये, ऑक्सीजन ये, और हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस ये। याद कहाँ से करोगे, सबसे पहले इनर्ट गैसेस याद करोगे। क्या याद करोगे, क्योंकि कल हम जब इनके पीरियड्स निकालना सीखेंगे, किसी भी एक एटॉमिक नंबर तुमसे दे दिया गया, उस टाइम पे तुम्हें नहीं याद है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके हम पीरियड्स निकालना सीखेंगे और ग्रुप्स निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, हमें हर पूरी लाइन से इनर्ट गैसेस याद होनी चाहिए। और कल मैं एक भी इनर्ट गैस खुद नहीं लिखूंगी, मैं तुम सबसे पूछूंगा, नहीं लिखोगे मैं आगे बढ़ूंगी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम लोग सीरियसली लेते नहीं। होमवर्क का मतलब होमवर्क है, करके लेके आओ। एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो याद कर लो,
उसके अगले दिन टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, समझ रहे हो? लिख लो, अगर कल कॉपी खोल के देखने का मन ना हो तो अपने हाथ पे लिख लेना, क्योंकि आज कुछ लोग बोल रहे थे मैम कल कॉपी खोल के नहीं देखी थी घर जाकर, तो हाथ तो धुलोगे ही एक आध बार। और अगर वो भी ना लिखते हो यहाँ लिख लेना बेटा, कोई दूसरा बता देगा तुम्हें कि तुम्हें याद कर लेना, समझे? क्या ना पूरी याद करके आनी है, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। इनर्ट गैसेस का ये है कि पूरी लाइन से एक एक एटॉमिक नंबर वगैरह सब कुछ याद होना है।